इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा ही देंगे अब तो अब आज पढ़ने के बाद टेस्ट होगा, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ के भी आना है, प्लस आज की क्लास को ध्यान से सुनो और समझ के फिर उसको भी टेस्ट के रूप में क्वेश्चन कर लिए जाएंगे। इससे एक डबल फायदा होगा कि पढ़ के आएंगे तो पहले से हम तैयार हो जाएंगे, रिसीविंग कैपेसिटी मेरी बढ़ जाएगी और क्या हम बताएंगे पहले से पता चल जाएगा, बात को 100% कैच कर लोगे। तो ये प्रोसेस है स्टडी करने का। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हम लोगों ने पहले टेबल याद किया, पीरियाडिक टेबल। सबसे पहला काम टेबल याद करना है और उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना है मैजिक नंबर से, और फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफाइंड होगी। जितनी भी प्रॉपर्टी है, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उस एलिमेंट के वैलेंस शेल, आउटर शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इसलिए हमारा पहला फोकस होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझें। इसके लिए हम लोगों ने पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर से स्टार्ट किया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग दे दो सब लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे जगह है तो आगे बैठो। जितना आगे बैठोगे उतना इंटरेक्शन बनेगा, बात ज़्यादा समझ में आएगी, और समझ में आएगी तब घर जाए क्वेश्चन भी तो लगेगा ना, तब ना इंटरेस्ट बनेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जब आप एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, उनका एनर्जी लेवल क्या है, सब एनर्जी लेवल क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोट करो डेफिनेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, distribution of electron in the orbitals of atom, distribution of electron in the orbitals of atom in different energy level, in the different energy level is called electronic configuration, is called electronic configuration। ठीक है, किसी भी एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी लेवल के अनुसार, उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, इलेक्ट्रॉन की कैसे फीलिंग होती है किसी भी एटम्स के अंदर एनर्जी लेवल के अनुसार, वो है आब्बा प्रिंसिपल। और इस आब्बा प्रिंसिपल में हम हेल्प लेते हैं पावली प्रिंसिपल का और हुन रूल का, और ये सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करके फिर हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो लाइन्स को भी नोट कर लो, द फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, द फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स with the electron of the filling of orbitals with electron in an atom, the filling of orbitals with electron in an atom take place in increasing order of energy, take place in increasing
order of energy according to Abba. According to Abba principle, according to Abba principle, which is based on Pauli exclusion principle, which is based on Pauli exclusion principle and Hund rules of maximum multiplicity, and Hund rules of maximum multiplicity. समझ आया? मतलब किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है, वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के अनुसार होती है, और उस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं आब्बा प्रिंसिपल, जो कि बेस्ड है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल प्रिंसिपल पर। अब ये सब क्या प्रिंसिपल है, इसी को समझना है, और इसी को समझ के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। और इस कॉन्फ़िगरेशन से फ़ायदे कितने हैं? फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी भी एटम की पोजीशन बता सकते हैं टेबल के अंदर, कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा, किस पीरियड का होगा, किस ग्रुप का होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा, यहाँ तक कि उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसकी स्पिन कितनी होगी, उसका एड्रेस क्या होगा। एड्रेस मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पूरा डिटेल्स एनर्जी हम निकाल सकते हैं, पूरी एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। तो किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की एड्रेस क्या है, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसको हम डिफाइन करते हैं 4 क्वांटम नंबर से। वो भी हमको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। नोट करो, देखो, द एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, द एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम determined by the address of individual electron, the address of individual electron in an atom determined by 4 quantum number. The address of individual electron in atom determined by 4 quantum number. अब वो 4 क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इस 4 क्वांटम नंबर से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एड्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमको हेल्प मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब कई फायदे हैं, और हर साल इस पर क्वेश्चन आता है। इसी साल AIPMT में 2 क्वेश्चन आया, एक पावरी प्रिंसिपल पर आया था और दूसरा गैडोलियम 62, 63, 64, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। ठीक है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है, हर साल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी रहती है इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हमने आब्बा बोला, आब्बा प्रिंसिपल। ये आब्बा कोई साइंटिस्ट नहीं है, आब्बा प्रिंसिपल ये कोई साइंटिस्ट नहीं है। आब्बा एक जर्मन वर्ड है, जर्मन का वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, जैसे बिल्डिंग बनती है, मकान फील्ड बनता है, एक पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह से एटम्स में जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है तो एटम तैयार होता है। अब यदि एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर एटम का कोई मतलब ही नहीं, फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसकी। तो जैसे कोई बिल्डिंग, कोई स्कूल है, स्कूल में जब बच्चे एडमिशन लेंगे तब ना स्कूल तैयार होगा। अब बिल्डिंग खड़ा कर दो, सारी सुविधाएं दे दो, लेकिन कोई बच्चा ही नहीं पढ़ता उस जगह, तो स्कूल का कोई महत्व भी नहीं है। तो क्वेश्चन को, इस अरेंजमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं 4 क्वांटम नंबर से, जिसमें पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं,
और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। और हमने कहा था ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन का मेन एनर्जी लेवल क्या है। मेन एनर्जी लेवल यानी ये हमको आइडिया देता है साइज का कि किसी एटम का साइज क्या होगा। जिस एटम में जितनी ज़्यादा शेल होगी उस एटम का साइज उतना बड़ा होगा। मतलब हमको आइडिया देता है, आइडिया अबाउट द साइज ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी एटम में जितनी ज़्यादा शेल्स होगी उसका साइज उतना बड़ा होगा। इसको डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है n, जो कि इंडिकेट करता है मेन एनर्जी लेवल को। अच्छा, दूसरा सेकेंड क्वांटम नंबर जिसके बारे में हमने कहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हमने इंडिकेट किया था, अरे बोलो ना, हाँ, एल से, जो कि हमको इंडिकेट करता है, क्या बताएगा ये सब शेल को, ये इंडिकेट करता है सब शेल को। ये शेल ये इंडिकेट करता है शेल और ये इंडिकेट करता है सब शेल को। सब शेल यानी कि सब एनर्जी लेवल को। ठीक है, सब एनर्जी लेवल। और ये हमको आइडिया क्या देता है, ये हमको आइडिया क्या देता है, शेप कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस शेप में घूम रहा है वो डिफाइन करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और हमने कहा था यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल शेप में घूम रहा है, स्फेरिकल शेप में, तो वो एस सब शेल होगी। उस केस में एल की वैल्यू 0 होगी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप होगा स्फेरिकल। और यदि हमने कहा था कि यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डंबल शेप में घूम रहा है, डंबल शेप में, तो उस केस में एल की वैल्यू 1 हो जाएगी और वो पी सब शेल कहलाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डबल डंबल शेप में घूम रहा है तो ऐसे केस में एल की वैल्यू 2 होगी और वो डी सब शेल होगा। और एफ सब शेल के केस में जब एल की वैल्यू 3 होती है, इसका शेप कॉम्पैक्ट है, 3 डायमेंशनल है, जिसको हम बोर्ड पे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप जिसको डिफाइन करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से। और हमने पिछले टर्म पे कल ही कहा था कि एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मोशन है, वो 2 तरह का होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है और दूसरा स्पिन मोशन करता है। 2 तरह का मोशन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की चारों तरफ, ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिन मोशन। हाँ, तीसरी क्वांटम नंबर, यहाँ तक हम लोग बात दिखा चुके हैं, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं, इसके आगे की बात करेंगे। हाँ, थर्ड क्वांटम नंबर है, हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम इंडिकेट करेंगे एम से, जो कि इंडिकेट करता है ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल जो कि ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल जो है सबशेल का 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन क्या है। एक्चुअली एटम का अरेंजमेंट, एटम में इलेक्ट्रॉन 3D अरेंज होता है ना, तो 3D अरेंजमेंट इस सबशेल का क्या होगा, ये ओरिएंटेशंस क्या होगा, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। तो मतलब एजी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल का 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। हाँ, इट गिव आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ orientations of electron cloud in 3D space, 3-dimensional space। 3-dimensional space में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अरेंजमेंट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, इसको डिफाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस। ठीक है, ये इंडिकेट करता है शेप को, ये इंडिकेट करता है साइज को।
ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इंडिकेट करता है साइज को, एजीमुथल शेप को, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3 डायमेंशनल स्पेस में। जैसे समझो पी का शेप डंबल होता है और ये 3 एक्सिस होती है ना, 3 एक्सिस। समझो कि ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी जेड एक्सिस। अब मान लो कोई डंबल शेप, ये 3 एक्सिस हो गई, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी जेड एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मान लो डंबल शेप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसको कहेंगे पी एक्स। यही डबल शेप वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको बोलेंगे पी वाई। और ये डबल शेप जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या इसको बोलेंगे पी जेड। तो पी सब शेल का ये 3D जो अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल्स, जिसको हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। समझ में आया? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इंडिकेट करता है साइज को, एजीमुथल शेप को, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को। यह है 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल, इसी को इंडिकेट करेंगे ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आ सकती है किसी पर्टिकुलर सबशेल के अंदर, किसी पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। अब देखो हमने क्या बोला था कल कि एटम के बारे में सारी बातें काल्पनिक है। काल्पनिक बात को समझना है तो इसकी कल्पना तुम एक अपने स्कूल की कर लो कि तुम्हारा स्कूल क्या है, एटम, और तुम क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो 11 तुम्हारी हो गई शेल, और उसमें डिवीजन है कॉमर्स और साइंस का, तो इस साइंस क्या हो गई, कॉमर्स साइंस, ये हो गई सब शेल। और साइंस में फर्दर डिवीजन है मैथ और बायो का, तो ये मैथ और बायो का जो डिवीजन है ये क्या हो गया ऑर्बिटल। और तुमने मैथ में एडमिशन लिया है मान लो, तो मैथ की क्लास में तुमने एडमिशन लिया है, तुम कौन हो, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे स्कूल के अंदर बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बच्चों का अरेंजमेंट होता है एनर्जी लेवल के अनुसार, क्लास के अनुसार, वैसे ही एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है एनर्जी लेवल के अनुसार। लो एनर्जी, हाई एनर्जी, छोटी क्लास, बड़ी क्लास। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो समझो कि 11 शेल हो गई साइंस, सब शेल, और उसमें मैथ ग्रुप क्या हो गया ऑर्बिटल। तो साइंस में डिवीजन मैथ और बायो का है। बोलो अच्छा आगे चलो, तो बायो में भी डिवीजन हो जाता है, बायो में डिवीजन जूलॉजी, बॉटनी। अच्छा आगे चलो, जूलॉजी में डिवीजन हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। बोलो फर्दर डिवीजन होता जाएगा। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी डिवीजन्स बढ़ता जाएगा। उसी तरह से जब सबशेल बढ़ेगी तो ऑर्बिटल भी बढ़ता जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, क्वेश्चन आ रहा है मन में, किसी पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। तो जवाब है 2l+1 के बराबर होंगे, 2l+1 के बराबर होंगे। तो यहां लिख लो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन L subshell, number of orbitals in L subshell, number of orbitals in L subshell is equal to 2l+1। किसी पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, उनकी संख्या होगी 2l+1 के, और उसका वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी -l से लेके 0+l तक। उसकी वैल्यू होगी -l से लेके 0+l तक। whose value range from -l 0 to +l। ठीक है, जैसे देखो मान लो l की वैल्यू 0 है,
L की वैल्यू 0 है, मतलब वो सबशेल कौन सी है? S। उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप क्या होगा? स्फेरिकल। L की वैल्यू 0 मतलब सबशेल कौन सी है? S। तो M की कितनी वैल्यू होगी? क्वेश्चन उस केस में M की कितनी वैल्यू होगी? तो M की वैल्यू हो जाएगी 2L + 1। तो L की जगह 0 रख दो, L की जगह 0, 2 × 0 + 1 = 1। तो बताओ एक वैल्यू आएगी, M की एक वैल्यू आएगी। अब वो एक वैल्यू क्या होगी? -L 0 + L। तो L के 0 है इस समय, -0 0 + 0, तो -0 + 0 0, एक ही वैल्यू आ गई M की 0, मतलब ऑर्बिटल की संख्या हो गई A, जिसकी वैल्यू क्या है? 0। कब? जब L की वैल्यू 0 सबशेल S होगी तब। तो S सबशेल के अंदर ऑर्बिटल की संख्या हो गई 1, जिसकी वैल्यू है 0। मान लो L की वैल्यू 1 आती है, मतलब सबशेल कौन सी होगी? P। L की वैल्यू 1 आ जाए तो समझो सबशेल कौन सी होगी? P। तो M की कितनी वैल्यू होगी? 2L + 1 के बराबर। ठीक है, L की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 + 1 मिला कितना हुआ? 3। तो M की 3 वैल्यू आएगी। अब वो 3 वैल्यू क्या होगी? -L 0 + L तक। तो मतलब M की 3 वैल्यू कौन कौन सी आएगी? -1 0 + 1। तो ये 3 वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू आ गई, ये 3 ऑर्बिटल बन गए। ये क्या है? ऑर्बिटल है। तो ये P सबशेल के 3 ऑर्बिटल क्या होंगे? Px, ये हो गया Px, ये हो गया Py और ये हो गया Pz। बताया था 3 एक्सिस होती है, XYZ, 3 एक्सिस के लॉन्ग ऑर्बिटल्स होंगे डबल शेप, Px Py Pz। मान लो L की वैल्यू 2 है, मतलब सबशेल कौन सी है? D। L की वैल्यू 2 है तो सबशेल कौन सी होगी? D। तो उस केस में M की कितनी वैल्यू आएगी? M की कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ L की जगह 2 रख दो, 2 × 2 = 4 + 1 5। तो M की 5 वैल्यू होगी। अब वो 5 वैल्यू क्या होगी? 5 वैल्यू क्या होगी? -L से लेके 0 + L तक। तो L की वैल्यू क्या है इस समय? 2। तो -2 -1 0 + 1 + 2। तो M की वैल्यू हो गई 5 वैल्यू, कौन कौन सी? -2 -1 0 + 1 + 2। ये 5 वैल्यू M की आ गई। -2 -1 0 + 1 + 2। मतलब D सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? जवाब 5। कौन कौन सा? DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। अब इसके बारे में आगे बता देंगे, बस अभी इतना तुम जान लो कि सबशेल तुम्हारी D है, L की वैल्यू 2 है, तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। कैसे 5 आएंगे? उसकी 5 संख्या कैसे आएगी? तो L की जगह 2 रख दो, तो 2 × 2 = 4 + 1 मिला के 5 आया ना, 5 वैल्यू आएगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? -L से लेके 0 इंक्लूडिंग +L तक। तो -2 -1 0 + 1 + 2। मान लो L की वैल्यू 3 है, मतलब सबशेल कौन सी है? F। L की वैल्यू 3 और सबशेल कौन सी है? F। तो M की कितनी वैल्यू आएगी? M की 3 दूनी 6 और 7, 7 वैल्यू आएगी। अब वो 7 वैल्यू क्या होगी? -L से लेके 0 + L तक। L की वैल्यू कितनी है? 3। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो M की 7 वैल्यू हो गई ना? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये देखो 7 वैल्यू हो गई। तो मतलब F सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? जवाब 7। ये 7 ऑर्बिटल्स होंगे। समझ में आया? तो ये हो गई शेल, ये है सबशेल, ये है ऑर्बिटल, ये हो गया ऑर्बिटल, ये सबशेल और ये क्या हो गया? ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे समझो ये पूरा एटम क्या होगा? तुम्हारा स्कूल हो गया। कल्पना करो, बात नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे कल्पना करो कि तुम्हारा स्कूल क्या है? एटम है। और तुम्हारी 11th क्लास क्या है? शेल है। साइंस क्या है?
सब शेल है। अब मैथ और बायो ये क्या हो गई, ऑर्बिटल। और इसी मैथ बायो की क्लास में तुम्हारा एडमिशन होगा, तुमको पढ़ाई करना है, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, इस ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन को पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, कितने भरना है, दो क्वेश्चन है, कितने भरना है और कैसे भरना है। ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है और कैसे भरना है। तो कितने भरना है, इसका जवाब है पाउली प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि हर ऑर्बिटल्स में ईच ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन, वन इज क्लॉकवाइज, अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जो दोनों की स्पिन अपोजिट रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज का होगा। जैसे एस सबशेल की बात करें तो एस सबशेल में मात्र एक ही ऑर्बिटल है, इसमें 2 भर जाएंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एस सबशेल में तुम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे हो, एस सबशेल में तुमने मैक्सिमम कितने भरे, 2 ही भरे, मैक्सिमम 2। अच्छा, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल में तुम्हें 2 भरने हैं, 2 तुम यहां भरोगे, 2 यहां भरोगे, 2 यहां भरोगे, तो पूरे पी सबशेल में कितना भरोगे, 6। पी सबशेल में तुम मैक्सिमम 6 भर सकते हो, लेकिन पी ऑर्बिटल में तुम कितना भरोगे। ये सबशेल है, ये ऑर्बिटल है, ये क्या है, ऑर्बिटल। ये पूरा मिला के सबशेल होगा ना, बोलो। ये पूरी पी सबशेल है और ये क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल्स। हर ऑर्बिटल में तुम 2 भर सकते हो, 2 2 4 2 6। तो हर ऑर्बिटल में तुम 2 भर सकते हो, लेकिन टोटल पी सबशेल में 6 भरोगे। मान लो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, बोलो, और मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल 2। पी ऑर्बिटल में 2 और पी सबशेल में 6। तो दिस इज द ऑर्बिटल, और ये पूरा क्या है, सबशेल है। अच्छा, ये क्या है, डी ऑर्बिटल है, और ये पूरी क्या है, डी सबशेल है। बोलो, बात समझ में आई। तो जैसे समझो कि बायो की पूरी क्लास है, तो बायो का ये पूरा बायो का सेक्शन, बायो में सेक्शन ए बी सी डी ई, समझो, ऐसे समझ लो, समझ में आया। और उसमें भी बायो में ए बी सी डी सेक्शन बना दिया गया, और सब में 2 बच्चे बैठाए जाएंगे क्लास में। बोलो, समझ में आया। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आया। ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। नोट कर लो, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। According to Pauli exclusion principle, each orbital can accommodate maximum 2 electron of opposite spin. Each orbital can accommodate maximum 2 electron of opposite spin. One is the clockwise, another is anti-clockwise. एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, आया समझ में। तो कितना भरना है ये हमने देखा, और जैसे कि एस में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं एस सबशेल के अंदर, पी सबशेल में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, कि 2 2 4 2 6, हर में 2 भरने हैं, तो पी सबशेल में 6 भराएगा। हाँ, डी सबशेल में सब में 2 भर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो पूरे डी सबशेल में कितना भर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, हाँ 10। हाँ, एफ ऑर्बिटल में कितना भर सकते हैं, एफ ऑर्बिटल में, हाँ 2। ये एफ ऑर्बिटल है, 2
दो 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 सब में, तो कितने 7 ऑर्बिटल्स है ना, 7 दूनी 14। तो एफ सब शेल में तुम भर सकते हो मैक्सिमम 14। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताएगा कि हर ऑर्बिटल में कितना भर सकते हो और हर सब शेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। जैसे हर क्लासरूम की कैपेसिटी होती है ना कि इस क्लास में मतलब 100 बच्चे बिठा सकते हैं हम, ठीक है। अब मान लो 100 से ज़्यादा एडमिशन होगा तो रोक दिया जाएगा। 100 से कम बैठ सकते हैं लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो ये भी एक क्षमता है कि एस में तुम मैक्सिमम 2 बिठा सकते हो, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14, इससे ज़्यादा नहीं बिठा सकते। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन भरने की। अच्छा ठीक है, पी सब शेल में हम 6 बिठा सकते हैं, लेकिन 6 कैसे बिठाएं, 6 इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है? हाँ, ये कैसे भरना है अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स। हुंड रूल्स, ये हुंड रूल क्या बोलता है? हुंड रूल ये कहता है कि जब हम सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ये सबशेल के जो ऑर्बिटल है 3 जिनकी एनर्जी सेम है, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो सेम एनर्जी के जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है? जब आप पहले सेम स्पिन का भरना है, एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का भरेंगे, फिर पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का भरना है, फिर पेयरिंग कराना। तो हमको 6 भरना है ना, तो 6 कैसे भरेंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन 1, फिर 2, फिर 3 और फिर पेयरिंग कराएंगे 4 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 5 और फिर 6। ये है कब भरने का क्रम। पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयरिंग कराएंगे। अच्छा मान लो हमको एक एक पहले भरना ही है, जैसे डी सेक्शन में 10 भर सकते हैं हम, 10 मैक्सिमम, तो हमको पहले एक एक भरना है, तो हमने एक भर दिया क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर हमने तीसरा एंटी क्लॉकवाइज एक ही भर दिया, फिर हमने क्लॉकवाइज भर दिया, फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज भर दिया। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। हुंड रूल बोलता है हर ऑर्बिटल्स में एक एक भरने हैं, लेकिन सेम स्पिन का भरना है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या होगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, नेक्स्ट फिर क्लॉकवाइज। पहले एक एक भरेंगे, फिर पेयरिंग कराएंगे। हाँ, 5 के बाद फिर 6 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। फिर कहोगे ऐसा क्यों? पहले सेम स्पिन का ही क्यों भरते हैं, है ना? एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं भरते हैं, है ना? इसका भी रूल है, इसका भी कोई मतलब है जो आगे बताया जाएगा। बस अभी जान लो कि हुंड रूल क्या बोलता है कि जो सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं डीजनरेट, उसमें पहले सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग कराई जाएगी अपोजिट स्पिन के द्वारा। जैसे एफ सबशेल में तुम 14 भर, तो 14 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे भरना है? जवाब, एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का भरना है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद फिर पेयरिंग करानी है अपोजिट स्पिन के द्वारा। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। ये है इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। नोट को हुंड रूल क्या है? देखो, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, pairing of electron in the orbitals of same energy, pairing of electron in the orbitals of same energy take place, pairing of electron in the orbitals of same energy take place when each orbitals of same energy, when each orbitals of same energy, each orbitals of same energy singly occupied, each orbitals of same energy singly occupied, ठीक है? each orbitals of same energy singly occupied, सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली ऑक्यूपाई कर जाएंगे, एक एक ऑक्यूपाई कर जाएंगे, फिर पेयरिंग कराएंगे आप। ये भरने का रूल है जिसको बोलते हैं हुंड रूल्स। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये हो गए 4 क्वांटम। हाँ, तीसरा ये हो गया। चौथा क्वांटम नंबर क्या है?
हाँ, फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस से इंडिकेट करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दर्शाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दर्शाएगा। तो ऐसे केस में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन घूम रहा है तो उसके लिए एस की वैल्यू +½ और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे लिए -½ मान लिया जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए +½ होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ होगा, कोई फिक्स नहीं है। मतलब एक को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, एक को +½ दूसरे को -½ तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन +½ दूसरा क्या होगा -½ अब जैसे कि हमने अभी बोला कि हर ऑर्बिटल में 2 भर सकते इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 2 भर सकते इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक का स्पिन क्या होगा +½ दूसरे का स्पिन क्या होगा -½ तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, टोटल स्पिन हो जाएगी 0, +½ -½ मिला के 0। यहाँ भी +½ -0 0 0 टोटल स्पिन क्या होगा 0। जब तक फुल फील्ड है, जहां सब शेल फुल फील्ड है उस केस में टोटल स्पिन क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एक +½ दूसरा -½ नेट क्या हो गया 0। बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो ये माना गया है क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ और इस स्पिन क्वांटम नंबर का इस एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कोई संबंध नहीं होता। ये क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट होता है। बोलो बात समझ कि नहीं। अब देखो क्लास 11 का संबंध साइंस और कॉमर्स से है और साइंस का संबंध मैथ और बायो से भी है, लेकिन मैथ की क्लास में बच्चे वाले जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उसके नाम से मैथ का कोई संबंध नहीं है। उस मैथ की क्लास में कोई भी बच्चा किसी नाम का बैठ के पढ़ सकता है। बोलो तो समझो 11th हो गई शेल, साइंस सब शेल, मैथ बायो क्या हो गया ऑर्बिटल, और उसमें बैठने वाले इलेक्ट्रॉन ये हो गया स्पिन। ये स्पिन है। इस स्पिन क्वांटम नंबर का एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कोई संबंध नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, इन तीनों का आपस में संबंध है, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक, इन तीनों का आपस में संबंध है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का कोई संबंध नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होगा। नोट करो, द स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑन spin quantum number is independent on other quantum number. Spin quantum number is independent on other quantum number. तो देखो ये है 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके द्वारा इस नंबर के द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एड्रेस को, उसके एनर्जी लेवल को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो स्कूल बन गया है, सेक्शन पूरा क्लासरूम भी बन चुकी है, ये समझो स्कूल पूरा तैयार है, क्लासरूम भी बना दी गई है और हर क्लासरूम की क्षमता भी डिसाइड हो गई है कि हर क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे, और ये डिवीजन भी हो गया, ये साइंस है, ये सॉरी मैथ का क्लासेस है, ये साइंस का डिवीजन है, ये क्लास 11th है। मतलब सारा क्लासेस बन चुकी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है स्कूल का, ठीक है, प्रिंसिपल भी बैठ चुका है, लेकिन अब बच्चों का एडमिशन होना है। पहले नियम बनाया गया, चेयरमैन ने पूरे स्कूल का नियम बना दिया, प्रिंसिपल को भी अपॉइंटमेंट कर दिया। हाँ, अब बच्चों का एडमिशन होना है। तो बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, पहला बच्चा कौन किस क्लास के अंदर एडमिशन लेगा और बच्चों कैसे क्लास स्कूल में भरा जाएगा, बच्चों के भरने का क्रम क्या होगा, वो है आबा प्रिंसिपल, ठीक है, इसको बोलते हैं आबा प्रिंसिपल। आबा प्रिंसिपल, या आबा प्रिंसिपल क्या है,
कि किसी भी एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अनुसार, वो है आबा प्रिंसिपल। नोट करो, आबा प्रिंसिपल इज द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आबा प्रिंसिपल इज द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ऑर्बिटल। लिख ऐसे, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन इन increasing order of energy, feeling of orbital with electron in increasing order of energy on the basis of n plus L rule. On the basis of n plus L rule. On the basis of n plus L rule. हाँ, अब वो क्या है देखो सामने, आबा रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो देखो सामने, अब ये मेन पॉइंट पर हम लोग हैं, यहीं से कन्फिगरेशन शुरू हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने बोला कि पहली शेल में कहाँ गया, हाँ देखो पहली शेल में जब शेल एक है तो सब शेल भी एक होगी। बोलो, पहली शेल में केवल वन सब शेल होता है। हाँ, दूसरी शेल में बोलो, सामने देखो ध्यान से, कहाँ ध्यान चला गया। पहली शेल में केवल वन सब शेल होगी, दूसरी शेल में कितनी सब शेल, वो कौन कौन सी, 2s और 2p। अच्छा, तीसरी शेल है, 3 शेल है, तो सब शेल कितनी होगी, कौन कौन सी, 3s 3p 3d। और चौथी शेल है तो सब शेल भी 4 होगी। वो 4 सब शेल क्या होगी, 4s 4p 4d 4f। पांचवी शेल है तो 5 सब शेल होगी। कौन कौन सी 5 सब शेल, 5s 5p 5d 5f 5g। छठी शेल है तो 6s 6p सो ऑन, ऐसे ही बोल होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, भरने का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल क्या है, वो ये है। थोड़ा जगह कम पड़ रही है, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। हाँ, फिर से देखो, पहली शेल का 1s, दूसरी शेल में 2s 2p, तीसरी शेल में 3s 3p 3d 3d। चौथी शेल है तो 4s 4p 4d 4f। पांचवी शेल है तो 5s 5p 5d 5f 5g। और छठी शेल है तो 6s 6p सो ऑन। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। एकदम पैरेलल लाइन खींचना, एकदम पैरेलल लाइन। हाँ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर करेगा 1s में। स्कूल में भी पहला एडमिशन जो होता है, स्कूल में सबसे छोटी क्लास का एडमिशन होता है, पहले एलकेजी यूकेजी। अक्टूबर नवंबर में एडमिशन हो जाता है, नवंबर में ही एडमिशन हो जाता है स्कूल में, एलकेजी यूकेजी का एडमिशन। उसके बाद फिर दूसरा एडमिशन क्लास 1 में होता है। 1 के बाद 2s, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2p में, 2p के बाद 3s में जाएगा। हाँ, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 4s में भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, 3d के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, 4d के बाद
5p, फिर 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, फिर 5f। ये है इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम। इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के अनुसार किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जरा ध्यान देना, पहली शेल में 1s है तो उसमें जाना जाना था, दूसरी शेल में 2s और 2p की पॉसिबिलिटी है तो 2s के बाद 2p में जा भी रहा है। अच्छा, तीसरी शेल में 3s, 3p, 3d की पॉसिबिलिटी है, जबकि इलेक्ट्रॉन देखो 2p के बाद 3s में गया, 3p के बाद 3s के बाद 3p में गया और 3p के बाद 3d में जाना चाहिए था, जबकि गया देखो 4s में। ध्यान दिया है कि नहीं? जबकि थर्ड शेल में 3d की पॉसिबिलिटी है तो इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 4s में चला गया। क्यों गया, इसका जवाब आगे दिया जाएगा, अभी तुमको याद रखना होगा ये डायग्राम। और मान लो ये डायग्राम याद करने में तुमको दिक्कत हो रही है या तुमको लाइन सीधी सीधी खींचने में दिक्कत होती है, तुमने टेढ़ी लाइन खींच दी तो जानते हो दूसरे सब शेल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केसेस में इसको याद करने के लिए हमने लिखवाया n+l रूल। इससे भी तुम एनर्जी डायग्राम बना सकते हो बिना ये ड्रॉ किए। ये n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो n+l की सम वैल्यू से भी हम एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं। वो कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि तुम्हारे सामने 4 सब शेल रख देगा ऐसे, 4s, 3d, 4p, 3p, 5s, बस ऐसे रख देगा और कहेगा इसको एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करिए। तो हम क्या करेंगे, इन सबका n+l की वैल्यू निकाल देंगे, n+l की वैल्यू। जिसका n+l की वैल्यू कम आएगी, जिसका n+l की वैल्यू कम, उसकी एनर्जी कम, और जिसका n+l के सम वैल्यू ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा। मान लो किसी केस में n+l का सम सेम आ जाए, किसी भी केस में n+l का सम सेम आ जाए, तो उस केस में n देखा जाए, n की वैल्यू, जिसमें n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। कब, जब n+l का सम सेम आ जाए। उस केस में n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। सामने देखो, हाँ बताओ n की वैल्यू कितनी है, 4, और l की वैल्यू 0, तो बताओ टोटल n+l का सम क्या है, 4 आ गया, 4 आ गया इसका। हाँ, इसमें देखो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d है ना, तो l की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा ना, तो 3 + 2 5। हाँ, इधर देखो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, तो 4 + 1 क्या हो गया, 5। हाँ, इधर आ जाओ, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, तो 3 + 1 क्या हो गया, 4। हाँ, यहाँ देखो n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। हाँ बताओ सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू ये है और ये 2 वैल्यू कम है, लेकिन जो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ n की वैल्यू कम है या n की वैल्यू, तो इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी, सबसे कम एनर्जी होगा 3p का, इससे ज़्यादा हो जाएगा 4s का। अच्छा, 4 के बाद 5 5 3 जगह आ रहा है, 5 5 5 3 जगह आ रहा है, लेकिन इसमें n की वैल्यू सबसे कम है, ये n की वैल्यू और ज़्यादा, n की वैल्यू और ज़्यादा, तो इन तीनों में इसकी एनर्जी सबसे, क्योंकि n की वैल्यू कम है, यानी इसके बाद आएगा 3d, 3d के बाद 4p, और 4p की सबसे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी 5s के। मिला के चेक कर लो, चेक कर लो। 3p के बाद देखो कहाँ गया, 3p के बाद देखो क्या आ रहा है, 4s, 3p के बाद 4s, 4s के बाद देखो क्या आ रहा है, 3d, देखो 3d आ रहा है। अच्छा, 3d के बाद 4p, देखो 4p आ रहा है, 4p के बाद 5s, देखो 5s आ रहा है। मतलब n+l सम से भी तुम ये एनर्जी डायग्राम निकाल सकते हो, जिसका n+l का सम कम, n+l का सम कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n+l का सम ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। जिस केस में n+l का सम सेम आ जाए उसमें n की वैल्यू देखी जाएगी, जिसमें n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो ये है इलेक्ट्रॉन के भरने का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, आबा प्रिंसिपल। अब हम करेंगे क्या,
कोई भी एटम मेरे सामने आएगा, उसके एटॉमिक नंबर के अनुसार, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे, और वही होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके दिखाते हैं और फिर उसके फायदे बताते हैं, और यही काम तुम घर जाके करोगे, प्रैक्टिस। जैसे सामने देखो, यहाँ इसको उतार रहे हैं क्या सब लोग? बताएं, सॉल्व करें हम। अब आ जाए प्रॉब्लम के ऊपर, जो मेन चीज हम जिसके लिए सीख रहे हैं। सामने देखो, जैसे सामने मेरे सामने एलिमेंट रखा है, एलिमेंट है सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या है 11, ठीक है। हमको इलेक्ट्रॉन भरना है आबा के अनुसार, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में। बता पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। और s में तुम कितना भर सकते हो? मैक्सिमम 2, तो पहला हो जाएगा 1s2। अच्छा, दूसरा कहाँ जाएगा? 2s में, और उसमें भी s में तुम मैक्सिमम 2 भर सकते हो, तो 2s2 हो गया। अच्छा, 2s के बाद किस में जा रहा है? 2p में। हाँ, p में कितना भर सकते हो मैक्सिमम? 6, है ना। कितने भर दिया तुमने? 10। कितने हैं मेरे पास? एक और बचा है, अब वो जाएगा 3s में, 3s1, और बस खत्म। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सामने देखो, सामने मान लो कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस शेल मतलब आउटर शेल, जो सबसे बाहर की शेल है वो है आउटर शेल, उस शेल का कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ सबसे बाहर की शेल कौन सी है? तीसरी शेल। तो दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, उसके बाद इसको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बोलेंगे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाएगा अंदर जो बच गए, जो इलेक्ट्रॉन बच गए वैलेंस शेल के अलावा, उसे कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एस में तुमने 2 भरा है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। बताइए पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? ये भी, ये भी, और ये, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, 1। फिर क्या क्या स्पिन बताइए, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताइए। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसकी जो स्पिन आ जाएगी, टोटल स्पिन जो आ जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, वो आ जाएगी प्लस या -12। बोलो। अच्छा, फिर क्वेश्चन आएगा, बताइए एलिमेंट किस ब्लॉक का है? ब्लॉक, है ना, ब्लॉक बताइए, ठीक है। तो कैसे ब्लॉक डिसाइड करेंगे? हाँ, भरते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? भरते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? एस में गया, पी में गया, डी में गया, एफ में गया? बोलो। तो ये एलिमेंट एस में गया, ये एलिमेंट हो गया एस ब्लॉक। अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन है, इसका पीरियड बताइए। पीरियड, एलिमेंट किस पीरियड का होगा? तो पीरियड डिसाइड होता है इस आधार पर कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है? शेल, शेल। बता, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर है, शेल। बोलो। सबसे बाहर की शेल जो होती है वही पीरियड होती है। सबसे बाहर की शेल कौन है? थर्ड शेल। तो पीरियड हो गया 3। बोलो। फिर कहता है इसका ग्रुप नंबर बताइए। ग्रुप नंबर क्या होगा? तो ग्रुप नंबर डिसाइड करने के लिए पहले ब्लॉक डिसाइड करना पड़ता है कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है। यदि एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर डिसाइड होगा एस के इलेक्ट्रॉन पर। एस में 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप, एस में 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये एलिमेंट हो गया फर्स्ट ग्रुप का, ग्रुप नंबर हो गया फर्स्ट। तो मतलब सोडियम एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जिसके वैलेंस शेल का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
बोलो बात समझ में आई? सामने देखो सामने। अब फिर अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू क्या होगी? तो बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन करा, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताइए। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताइए। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर मतलब एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एस की वैल्यू। हाँ, तो बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन है कहाँ? 3s1 के अंदर है ना, तो उसके इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अच्छा, एल की वैल्यू एस है तो एल की वैल्यू हो जाएगी 0। और जब एल की वैल्यू 0 तो एम की भी वैल्यू 0 आएगी। एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब एक ऑर्बिटल है उसमें। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन भरा तुमने? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो एस की वैल्यू हो जाएगी या तो +½ या तो -½ तो इस अंतिम इलेक्ट्रॉनों की ये चारों क्वांटम नंबर है। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, एस की वैल्यू +-½ बोलो बात समझ में आई? मतलब कितने क्वेश्चन पूछ दिया उसने। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बताओ, कोर इलेक्ट्रॉन बताओ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, स्पिन बताओ, ग्रुप नंबर बताओ, ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ और लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताओ। कितने क्वेश्चन पूछ दिया। क्या हो रहे गुप्त को? बोलो, ध्यान इधर ना जाए, समझ लो सब चौपट हो जाएगा। और आना कंफर्म है 2 क्वेश्चन। हाँ, एक तो बना के दिखाओ मेरे सामने फट से। बनाओ क्लोरीन का 17, एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर 17। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ अच्छी। हाँ हाँ, सब बताओ सब। अभी कॉन्फ़िगरेशन बता दो बस, केवल ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेल बज गई है ना। अभी प्रैक्टिस तो करवाएंगे हम। अभी केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, वैलेंस शेल का कोर इलेक्ट्रॉन और ग्रुप नंबर बता दो बस। ग्रुप नहीं, उसका स्पिन बता दो, स्पिन, बस इतना। स्पिन, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन, कोर इलेक्ट्रॉन और स्पिन बता दो। हो गया? हाँ बताओ पहले क्या है, बोलो। नेक्स्ट आगे बोलो। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट 3p। हाँ, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, वैलेंस शेल का पूछेगा तो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बताइए तो क्या कहोगे? हाँ, 3s2 3p5 पूरा। 3s2 3p5 पूरी वैलेंस शेल है। थर्ड शेल इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हाँ, कोर इलेक्ट्रॉन, ये कोर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में कितने हो गए? 5 और 2 7। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कोर 6 2 8 2 10, 10 कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, कितने अनपेयर्ड? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। हाँ बताओ, बोलो। हाँ, एक अनपेयर्ड है। कैसे? पी सब शेल में हम 6 भर सकते थे ना। पहले भरेंगे क्लॉकवाइज 1 2 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 5, एक अनपेयर्ड बचा। अनपेयर्ड की संख्या हो गई 1। हाँ, स्पिन बताइए। एक इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यानी +-½ ये हो गया स्पिन। बोलो बात समझ में आई? तो अब हमको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। केवल अभी घर जाके कॉन्फ़िगरेशन निकालो, पूरा जितने एलिमेंट हैं सबका कॉन्फ़िगरेशन निकालते जाओ और उसको मिलाते जाओ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी निकालो सब लोग, पेज नंबर निकालो 61।
हाँ देखो, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, इस पेज पर सारा एग्जाम्पल सॉल्व किया। ये एलिमेंट है, ये उसका एटॉमिक नंबर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। करना क्या, बीच बीच में एलिमेंट उठाते जाओ और उठा के कॉन्फ़िगरेशन बनाते जाओ, अब बना के इससे मैच करा लो और देखो कि हम सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। ये प्रैक्टिस तुमको करना, पूरा चेक कर लो, पूरा एक एक एलिमेंट का बना बना करके इसको इससे चेक कर लो। रफ कॉपी में बनाओ, इसको यहाँ से चेक कर लो और देखो मेरा सही है कि गलत है। और तुम ये काम जब ईमानदारी से करोगे तो पाओगे कि कुछ एलिमेंट ऐसे आएंगे जिसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा इससे मैच नहीं करेगा। वो एलिमेंट कौन है वो लेके मेरे पास आओ, तो उसका जवाब हम तुमको देंगे। ये काम करके आना है, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम लोग को हम पीरियड ग्रुप नंबर कैसे निकालना है ये थोड़ा अभी और बताएंगे। अभी हमने ग्रुप नंबर निकालना नहीं बताया सबको अच्छे से, वो बताएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज लगवाएंगे बाद में। पहले इतना करके आओ, इतना करके आओ, फिर हम आगे और देंगे। ये होमवर्क है। हाँ कल पूछो ना, कल पहले लगा के आओ फिर कल पूछो, कल हम बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। बेल बज गई ना, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। वैलेंस शेल का मतलब आउटर शेल, और आउटर शेल मतलब थर्ड शेल। आउटर शेल मतलब थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में एस भी है और पी भी है, तो पूरी वैलेंस शेल कहलाएगी, ठीक है। हो गया ना।